वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मार्च फर्स्ट वीक में आयोग द्वारा एक आरटीआई रिप्लाई दिया गया था एक सज्जन को, जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के बारे में जानकारी मांगी थी कि कितने पद हैं, विज्ञापन कब देखने को मिल सकता है, रिक्तियां हैं कि नहीं। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिक्तियों के लिए अधियाचन यहाँ पे मिला है शासन की तरफ से और उसमें कुछ विसंगतियां हैं। आपने देखा होगा अगस्त में भी इस तरीके का एक आरटीआई रिप्लाई दिया गया था, अगस्त 2023 में। ये अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है, यानी बातचीत की जा रही है ऑफिशियली, और इसके निराकरण के पश्चात आपको आयोग की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप कैलेंडर पर निगाह डालें, जो जनवरी में आया था आयोग का ऑफिशियल कैलेंडर जनवरी 2024 में, तो उसमें भी लिखा गया था कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि समकक्षता के संबंध में स्पष्टता लानी है। तो एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। तो एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले आप बीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ कर सकते हैं। बीओ का जो ऑफिशियल सिलेबस होता है 2020 में जिस हिसाब से पेपर हुआ था, उस हिसाब से पूरी तैयारी आप बीओ प्रीलिम्स की कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के साथ। हमारा पेड ग्रुप 13 मार्च 2024 से शुरू हुआ है। आप इसको ज्वाइन करके बीओ प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। डेली अगर आपने 100 दिवस तक 5-6 घंटे यहाँ पर स्टडी के निकाल ली है हमारी टीम के साथ, तो आप बीओ प्रीलिम्स का ये वाला पाठ्यक्रम पूरा प्रीलिम्स का कंप्लीट कर सकते हैं। 300 पूर्णांक पर 120 प्रश्नों की इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। इसी से मेंस का कट ऑफ इसमें डिसाइड होता है। 2019 के दिसंबर में पहली बार नोटिफिकेशन आया था आयोग की तरफ से बीईओ का। बीओ की परीक्षा यूपीएससी ने पहली बार कराई थी 2020 में। 2020 में पहले ये मार्च में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड आने के बाद फाइनली अगस्त में 16 तारीख को एग्जाम हो पाया था। 16 अगस्त 2020 को बीईओ का पेपर हुआ था फाइनली। तो पेपर वगैरह मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं बीओ प्रीलिम्स की। हमारे पेड ग्रुप में आकर इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 1। इसमें बताया जाएगा कि ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है 11 बिंदुओं के पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए सिलेबस के, इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बीओ प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, कट ऑफ कितना रहा था, कितना एक स्कोर होता है ऑप्टिमम जिसको लेकर के आप चल सकते हैं, डेली कितना पढ़ना है, क्या क्या स्टडी मटेरियल दिया गया है, करंट अफेयर कितना कहाँ से तैयार करना है, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं आपको। अभी तक यूपीपीएससी ने सिर्फ एक ही बार बीओ का एग्जाम कराया है खुद से। 13/12/2019 को ये नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम डेट मार्च में थी और फाइनली एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अगस्त में हो पाया था, जिसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। काफ़ी सारे लोग पोस्टेड हैं इस वैकेंसी के थ्रू जो सिलेक्ट हुए थे। कई सारे हमारे सिलेक्टेड छात्रों के हम वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं अपने अदर चैनल्स पर, आपने देखा होगा। 309 पदों पर ये वैकेंसी आई थी दिसंबर 2019 में। इसमें अनिवार्य रूप से अर्हता मांगी गई थी बीएड, स्नातक उपाधि यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में मांगी गई थी। और इसमें बाद में कई सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि इसकी समकक्ष क्या माना जाएगा, तो इसमें सिंपली कहा गया था कि एलटी डिप्लोमा और बीएड ही यहाँ पे माना जाएगा। शिक्षा शास्त्र में स्नातक के समकक्ष और कोई नहीं माना जाएगा। अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था। समकक्षता को लेकर विवाद है कि किसको शिक्षा शास्त्र के समकक्ष डिग्री माना जाए, उसी के संबंध में लेट हो रही हैं चीज़ें कि किसको माना जाएगा। एक बार ये निर्धारित हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था। 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 गुना। 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित। इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे बीओ प्रीलिम्स के बाद। अभी काफ़ी टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे। बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे।
उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है। यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे। 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें। 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे। हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी। कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियाँ उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, तो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्ट कराए उन लोगों को जो बीएड करे हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये परीक्षा पास करके। तो जो लोग भी हमारे पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में आए हैं या फिर फुल पेड ग्रुप में आए हैं, आपको सिंपली ये करना है कि जो भी स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से दिया है, इसी को आपको स्टडी करना है। स्टडी मटेरियल आपको सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया गया है और मॉड्यूल वाइज भी यहाँ पर लगातार दिया जाएगा अगले 100 दिवस तक। तो दोनों तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सब्जेक्ट वाइज जिसको स्टडी करना है वो सब्जेक्ट वाइज जो है ऑनलाइन या फिर हमारे स्टडी मटेरियल का प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं, और जिसको मॉड्यूल वाइज पढ़ना है या फिर जो लोग सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम प्लान कई बार नहीं बना पाते हैं, वो जितना मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा उसको पढ़ते रहिए। रीजनिंग मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन हम लोग देंगे ग्रुप में, और कुछ ग्रुप में लगातार प्रैक्टिस चल ही रही है। कुछ ग्रुप में तमाम काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इन क्वेश्चन से डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन जो अभी आरओ का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स को देखने को मिले थे। उसका लाभ उन लोगों को मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर कैंसिल हुआ। तो कई बार जो सिलेबस कॉमन होता है उसके क्वेश्चन हमारे अन्य एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। हमारा कमिटमेंट इसमें बीओ का रहेगा। बीओ प्रीलिम्स जब भी होता है उसमें मैक्सिमम आप अपने सवाल सही करें, कट ऑफ क्लियर करें हमारे पेड ग्रुप मेंबर, ये हमारा प्रयास रहता है। इसके लिए ग्रुप काफ़ी पहले से चल रहा है, मतलब जो हमारे पहले से ग्रुप में काफ़ी आश्वस्त हैं परीक्षा के लिए अभी से, वो लोग रिवीजन मोड में, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कुछ समय मिलेगा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, फॉर्म वगैरह भरने की तिथि वगैरह अनाउंस की जाएगी, तो उस बीच आप तैयारी कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है कि जो स्टडी मटेरियल ग्रुप में दिया गया है वो स्टडी कर रहे हैं। आपको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है जो लोग फुल पेड ग्रुप वाले मेंबर हैं। फुल पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई डाउट पूछ सकते हैं आप। पेड ग्रुप में अगर हैं, कोई क्विज कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें डाउट पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू में कोई डाउट है, पीवाईक्यू तो खैर एक ही है 2020 में जो हुआ था, उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अगर आप बीओ के पेड ग्रुप में आते हैं तो सिंपल बात ये है कि कोई यहाँ पे लाइव क्लास वगैरह हम नहीं कराते हैं जिससे आपका फालतू टाइम वेस्ट हो। आपके यहाँ पर सब्सटैंशियल स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिससे आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सिलेक्शन कैसे लेंगे? अपनी मेहनत से, अपनी सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एनालिसिस से। अगर आप डाउट वाले ग्रुप में हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, हर डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, ओनली स्टडी मटेरियल वाले में हैं या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाले में हैं, लगातार प्रैक्टिस कुछ ग्रुप से चल ही रही है। मंथली करंट अफेयर हम आपको अपडेट करके देंगे। जीएस के नोट्स में कोई भी अपडेट होगा, कोई चीज़ें बदल गई तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप में जो भी मेंबर आते हैं सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखना पड़ता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो देखना पड़ता है 10-12 मिनट का, उसमें स्टडी मटेरियल कैसे देखने के बारे में बताया जाता है। टेलीग्राम पेड ग्रुप के बेसिक फीचर्स क्या हैं, कैसे आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। डे वाइज मॉड्यूल को डेली कवर करने की कोशिश करें। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना भी स्टडी कंटेंट है, आप चाहे सब्जेक्ट वाइज इसको कंप्लीट कर लें, चाहे मॉड्यूल वाइज, आप अपनी बीओ प्रीलिम्स की पूरी तैयारी यहाँ पर अगले 100 दिवस में कर लेंगे। रिसेंट ट्रेंड और पैटर्न जो चल रहा है यूपीपीएससी का, उसके हिसाब से पेड क्विज में ऑफिशियल सिलेबस की हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसका भी हम लोग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। वैसे चांसेस कम होते हैं सिलेबस चेंज होने के इन एग्जाम्स में, लेकिन अगर हुआ भी 1-2 पॉइंट बढ़ भी गए या फिर घट गए तो उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे और स्टडी मटेरियल आपका अपडेट करके दिया जाएगा। लेकिन डेली आपको 5-6 घंटे इसमें जुटना पड़ेगा। ये यूपीपीएससी का एग्जाम है और यूपीपीएससी एग्जाम होने के साथ साथ बीओ का एग्जाम है। बीओ एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है और इसके लिए जो पेपर हुआ था 2020 में, वो आज भी 2024 में एक सब्सटैंशियल मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर माना जाएगा। हालांकि कट ऑफ कम गया था, लेकिन पेपर जिन लोगों ने दिया होगा पास्ट में या फिर देखा होगा अपने पेपर, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी, तो आप उसमें अंतर नहीं बता पाएंगे कि ये पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, आरओ का है या फिर बीईओ का है। तो मतलब प्रश्न अच्छे खासे स्तर के इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि कट ऑफ यहाँ पे कम रहता है क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट मानी जा सकती है जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ये पेपर 16 अगस्त 2020 को बीईओ पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे, ठीक है। डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं,
तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं, सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें कि 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की ज़रूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बीओ के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है। 4 साल हो रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही आरटीआई रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 105, ओबीसी के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफ़ी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था। तो ये कट ऑफ गया आपका इतना, और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ घोषित किया गया था। 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली बीओ की पोस्ट तक पहुंचे थे, और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग बीओ ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर ईडब्ल्यूएस का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175, और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हैं हमारे पास, हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे एससी कैटेगरी में, और श्री अमन गुप्ता जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे 8-8, और एनवायरनमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पे 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के। अब क्या करना है, कैसे आया था ये मैंने बता दिया। अब क्या करना है, स्टडी मटेरियल आपको स्टडी करना है। स्टडी मटेरियल पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ सकते हैं और कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। दोनों ही तरीका अपने आप में बेस्ट है, और जो भी आपके लिए वर्क करता है वही आपके लिए सही तरीका है। जैसे मॉड्यूल वाइज में एक मॉड्यूल पीडीएफ आप 1 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, 2 प्रैक्टिस के पॉइंट्स आप स्टडी करिए, कम से कम 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम उपलब्ध कराएंगे, और ग्रुप की शुरुआत में कई सारे दे दिए गए हैं। पीवाईक्यू सबसे पहले लगाइए। करंट अफेयर जो है 20 मिनट डेली आपको पढ़ना चाहिए इसमें। करंट अफेयर हमने कहाँ से कहाँ तक दिया है, करंट अफेयर यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले पॉइंट के लिए हमने जुलाई 2023 से फेब 2024 तक का दे दिया है। आगे आपको मिलता रहेगा। यूपी करंट अफेयर भी हमने दे दिया है, और परीक्षा तिथि आने के बाद बता दी जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। अभी के लिए जुलाई 2023 से अभी तक का आपको पढ़ना चाहिए, और उसके पहले का कितना पढ़ना होगा ये नोटिफिकेशन और आगे की न्यूज़ के हिसाब से बताया जाएगा आपको। मतलब जुलाई 2023 से पढ़ेंगे तो सेफ साइड रहेंगे, कोई घाटा आपका होगा नहीं, और कोई ऐसा नहीं होगा कि पुराना करंट अफेयर पढ़ लेंगे। जुलाई 2023 से आपको लगातार पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। बाकी टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है, टेस्ट सीरीज इस तरीके से होगी, 1 मई से हम शुरू करेंगे, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर उसमें शामिल कर सकें। और ये टेंटेटिव टेस्ट की डेट है, और इसमें परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं आगे आने वाले मतलब कह सकते हैं डेट्स के हिसाब से, या फिर जो भी अपडेट हमको मिलेगी उसके हिसाब से इसको प्रीपोन या फिर पोस्टपोन किया जा सकता है। आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, कोई 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके डेली पढ़ सकते हैं। आपको कुल मिलाकर प्लान बनाना है यहाँ पर 5 से 6 घंटे का। 5 से 6 घंटे अभी के लिए सफिशिएंट होगी। जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आएगी, आगे की स्ट्रैटेजी आपको पेड ग्रुप में, कुछ ग्रुप में बताई जाएगी। तो ये यहाँ पे डेली पढ़ने का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। यूपीपीएससी का एग्जाम जो है ये हलवा एग्जाम नहीं रहा है आजकल, कि कुछ बुक्स जो है पढ़ लिया, कुछ पीवाईक्यू पढ़ लिया, करंट अफेयर की मैगजीन लिया, प्रीलिम्स निकल गया, कुछ आंसर राइटिंग कर ली, मेंस हो गया। आपको इसमें लगना पड़ता है। सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस और स्टडी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है।
जो करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज लगाते हैं वो बाहर हो जाते हैं रेस से। ठीक है, तो अच्छे से सिलेबस की तैयारी जो है 100-120 दिवस में आपको इस तरीके से डेली 5-6 घंटे में करनी पड़ेगी। अगर आप ब्रेक लेते हैं, बीच में गैप लेते हैं, तो उसका कंपनसेशन भी आपको करना पड़ेगा। ये पूरा सिलेबस आपसे 120 दिवस डेली 5-6 घंटे का सैक्रिफाइस कर सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं, आपसे लेगा और आपको देना ही पड़ेगा। और यूपीपीएससी के एग्जाम में जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हो, जैसे प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू तो कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ था, तो आप क्विज ग्रुप पर पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हैं। हमारा क्विज ग्रुप काफ़ी पहले से चल रहा है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। इस ग्रुप में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं अभी हाल में हुए एग्जाम में, चाहे आईपीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ एरो का एग्जाम हो, कई सारे क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली रिपीट हुए हैं। ये हमारा बीयू का क्विज ग्रुप है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप कोशिश करिए कि 2023 जुलाई से पहले का जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जीएस जीके वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी आपके अन्य बिंदु वाले क्वेश्चन हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, और कह सकते हैं पॉलिटी हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, कृषि हो गया, यूपी जीके हो गया, यूपी करंट अफेयर हो गया, इसके क्वेश्चन आप लोग लगातार इसमें सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, इसमें आप अपने डिवाइस में लॉगिन करिए और जैसे ये सवाल है इसको पढ़ेंगे। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ विंटर? जाड़े की शुरुआत में तमिलनाडु में जो तटीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो तटीय वर्षा का कारण जैसे मैंने सी लगाया, तो ये गलत है, तो इसमें क्रॉस लग गया, क्रॉस सी लग गया। और सही वाला हमको कैसे पता चलता है? सही वाला पता चलता है व्हाइट टिक मार्क से। ये जो बहुत पतला सा व्हाइट टिक मार्क जो दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज मैजेंटा जो भी कहते हैं इस कलर को, इसके बैकग्राउंड में, तो ये व्हाइट टिक डिनोट करता है कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा होती है। कल्पसार परियोजना एक ताजे पानी का जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो जैसे मान लीजिए मैं ए लगाता हूँ तो ये रॉन्ग हो गया। कल्पसार जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको, कई सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डायरेक्टली। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए कितनी नगद सहायता प्रदान की जाती है? तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बी चुना 1600, तो ये सही उत्तर हो गया। यहाँ पे एनिमेशन हो गया। कई सारे क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये वाला जो है लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद देखेंगे कई सारा पुराना करंट अफेयर भी गिवन है। तो पुराना करंट अफेयर छोड़ करके जितना भी अन्य बिंदु है, यूपी जीके हो गया, भारत का भूगोल हो गया, वैश्विक भूगोल हो गया, ठीक है, नगरीकरण हो गया, जनसंख्या पारिस्थितिकी संबंधित सवाल हो गया, विज्ञान संबंधित सवाल हो गए, भारत का इतिहास, वाणिज्य व्यापार, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित सवालों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करिए। करंट अफेयर पुराना छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर हमने बताया डेडलाइन क्या है? जुलाई 2023। जुलाई 2023 के पहले का आप करंट अफेयर ज़्यादा रिलेवेंट बीओ के लिए नहीं रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी में उतरते हैं वो कई बार पूछते रहते हैं कि मॉड्यूल कैसे तैयार करें। काफ़ी सारा कंटेंट है, डेटा है, क्या हमें लंबे समय तक याद रहेगा? और इसकी यूटिलिटी तो पता चल गई है, लेकिन याद कैसे करें, तैयार कैसे करें? तो दो ये मेथड हैं, हर कोई इनमें से किसी एक मेथड को अपनाता है। कुछ लोग दोनों मेथड अपना लेते हैं कंटेंट के अलग अलग भागों को तैयार करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई भी एक मेथड दूसरे से बेस्ट नहीं है। जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर जाए वही सबसे अच्छा तरीका आपको अपनाना चाहिए। कुछ लोग नोट पेकिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको आप कई बार भूल जाते हैं, कई बार जिसमें कन्फ्यूज रहते हैं, उसकी आप नोट पेकिंग कर लीजिए। जैसे कई सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में जो टर्म्स हैं उनको भूल जाते हैं। जैसे रैयतवाड़ी क्या है, ठीक है, महलवाड़ी क्या है, और इक्तादारी सिस्टम क्या होता था मेडिवल में, मनसबदारी क्या होता था, इसको कई लोग भूल जाते हैं। तो आप इनकी चाहे तो नोट मेकिंग कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में इस तरीके से किसी भी कंटेंट को नोट डाउन करिए कि आप उसमें अच्छे से समझ जाएं। जो भी फैक्ट आप भूल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, और नोट कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनाइए। नोट मेकिंग हमेशा जो है क्रिएटिव रखिए, उसको डायग्राम फॉर्म में बनाइए। सनरे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिव होना चाहिए। भले ही उसमें आप जो है शॉर्ट में नोट करिए, जैसे आप पूरी स्पेलिंग मत लिखिए। जैसे ग्रुप है तो उसको GRP लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, आप बस समझ जाएं कुल मिलाकर के, क्योंकि इसकी परीक्षा तो होनी नहीं है लिखित की परीक्षा तो मेंस में होनी है, और नोट मेकिंग का फ़ायदा आपको मेंस में तो मिलता ही है, नो डाउट। तो जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स हमारे कंटेंट में गिवन नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब गिवन है पैराग्राफ फॉर्म में, पूरी डिटेल गिवन है, जो एग्जाम में आने वाला है सब गिवन है। लेकिन अगर आपको तैयार करने में समस्या होती है तो आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे ये है, अब इसमें हम चंद्रयान 3 के बारे में एक पैराग्राफ में ये सब चीज़ें नोट कर सकते थे, या बुलेट पॉइंट्स बना करके नोट कर सकते थे। लेकिन अगर ये इस तरीके से नोट किया गया है डायग्राम फॉर्म में, तो आप अच्छे तरीके से जल्दी याद कर पाते हैं, आपकी नज़र तेज़ी से पड़ती है फैक्ट पर। जैसे प्रमोशन यान क्या है चंद्रयान 3 का? LV-M3M4 है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग, मून इन सीटू केमिकल एनालिसिस, जो कि कर भी चुका है।
और डेट्स वगैरह आप इसमें ज़रूर नोट डाउन करिए। लॉन्च डेट क्या थी और जिस डेट पर ये लैंड हुआ था वो डेट क्या थी, और इसमें जो पॉइंट जिस पर ये लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, पीएम मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। प्रज्ञान का रोवर जो 6 पहिए वाला रोवर है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे कंटेंट में आपको सभी डिटेल मिल जाएँगी जहाँ-जहाँ पर जो ज़रूरी है। जैसे पीएम विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आरओ की री एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी के अपर प्रीलिम्स में या फिर आगे आने वाले बीओ में इसको पूछा जाना ही जाना है। तो पीएम विश्वकर्मा में क्या होगा? 6 तरीके का सपोर्ट मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन भी मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी मिलेगा, टूल किट के लिए जो है एकमुश्त पैसा भी मिलेगा। किनको लाभ दिया जाना है? 18 तरीके के कारीगरों को इसमें लाभ दिया जाना है, जिसमें मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं, बढ़ई शामिल हैं, जो औजार बनाते हैं मिस्त्री वो शामिल हैं, ठीक है? कौन बेनिफिशियरी नहीं है, इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं वो शामिल नहीं है, ठीक है? या फिर जो मज़दूर हैं वो नहीं शामिल हैं इसमें। बेसिकली मिस्त्रियों, कारीगरों को इसमें लाभ देने की बात कही गई है, मोटर मैकेनिकों को इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा के बारे में जैसे हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, इनमें से कौन, ये सब जो पूछता है प्रीलिम्स में, उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए कुल मिला करके। और नोट मेकिंग जो है सिर्फ आपकी मतलब कह सकते हैं लर्निंग हैबिट को इंक्रीज करने के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं, या फिर जिनकी आदत होती है बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी फोकस कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, इतना कलम नहीं घसीट सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। स्कीम्स की पीडीएफ को, कमिटीज़ की पीडीएफ को, जो हमने पीडीएफ दी हैं उनको याद कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इससे भी लर्न करके अपना बीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। बीयू की तैयारी के दौरान आपको कुछ चीज़ों से बचना भी होगा। आपको लाइव क्लासेस से कतई बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी प्रोडक्टिव स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। बीयू का जैसा पेपर आता है उस हिसाब की तैयारी लाइव क्लासेस से नहीं हो पाएगी। आप 2020 का पेपर देखिए, आज से 4 साल हो जाएंगे उस पेपर को, अगस्त से, और उसका लेवल देखिए आप, और उसमें प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका देखिए, समझिए। वो लाइव क्लास का लेवल का पेपर है ही नहीं। लाइव क्लासेस से वो नहीं तैयार किया जा सकता है। वो तैयार किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एनालिसिस से, और सेल्फ रिवीजन से, और एक अच्छे कंटेंट से जो सारे सिलेबस के महत्वपूर्ण चीज़ों को आच्छादित करता हो, कवर करता हो। तो कंटेंट वाली चीज़ तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का काम है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, इवन अगर फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर रहे हैं, तो बीओ के लिए जो जो हम करा रहे हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर है या फिर आगे जो भी कराया जाएगा, वो सिलेबस से बिल्कुल अलाइंड होगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जो कंटेंट दिया गया है मॉड्यूल फॉर्म में या सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ के फॉर्म में, वही सफिशिएंट है। फालतू डिबेट डिस्कशन से आप बचिए। जो चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी की हैं उनको आप हटाइए। जैसे कोई इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है तो उसमें जो भी ज़रूरी होगा आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी करा देंगे, उसमें इतना डिबेट डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी सिलेबस का भाग नहीं है उसको नहीं तैयार करिए। मैपिंग में जैसे मैंने बताया कि जितना ज़रूरी है मैपिंग, वो आपका ज्योग्राफी के नोट्स में शामिल कर लिया। कई सारे हाई रिजोल्यूशन के मैप भी हमने इस बार लगाए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है मैपिंग के आ सकते हैं। उतने ही मैप आप देखिए, अलग से मैप का पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी फर्जी मैप मास्टर घूम रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे पहले यूपी करंट अफेयर का इतना वेटेज यूपी के एग्जाम्स में और यूपीपीएससी में खासकर उतना नहीं होता था, एक आधे सवाल आते थे। लेकिन यूपी करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ रहा है लगातार। पहले जहाँ पे 2 से 3% वेटेज हुआ करता था पूरे पेपर में, अब ये 7 से 8% टच कर रहा है। और बीओ पेपर में काफ़ी सारे यूपी के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से यूपी जीके आप अच्छे से तैयार करिए। यूपी करंट अफेयर मंथली आपको दिया जा रहा है, वो तैयार करते रहिएगा। बाकी जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड डिस्कशन ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट रख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे कंटेंट संबंधित, करंट अफेयर संबंधित कोई डाउट है, क्विज से संबंधित कोई डाउट है, आपको कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिख करके पूछने वाली व्यवस्था है फिलहाल, तो आप पिक जरूर भेज सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज सकते हैं। एडमिन पैनल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऑफिशियल एडमिन पैनल है, वो आपका रिप्लाई यहाँ पे करता है। ग्रुप के भीतर ही आपका सिलेबस से एसोसिएटेड अगर डाउट है और आपने पूछा है शालीनता से, तो आपको ज़रा भी उसमें रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है कभी। और विदिन 6 आवर्स हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाए। मतलब 6 घंटे मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इसके भीतर आपका डाउट हर हाल में सॉल्व किया जाता है। दिन के समय में पूछते हैं तो इतना टाइम वैसे होता नहीं है। अगर आप दिन के समय में पूछेंगे सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, तो हाल के हाल आपका डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। मान लीजिए आप
पेड ग्रुप में है और डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है या फिर करंट अफेयर वाले किसी ग्रुप में है, तो इन गिवन नंबर पर आप डाउट भेज सकते हैं। ये सिंगल नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है। कॉलिंग वॉइस मैसेज यहाँ पर अलाउड नहीं है और ना ही रीड किए जाते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से फोटो भेज करके अपना डाउट यहाँ पर भेज सकते हैं अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल में से डाउट है तो। बाकी डाउट क्लियरेंस हम पेड क्विज में लगातार करते रहते हैं, कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो हम उसमें अलग से बताते हैं आपको। जैसे अभी एक अपडेट है, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है उसको 8 वर्ष जो किया गया था 2012 के अमेंडमेंट से, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। 2012 से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया था। अभी रिसेंट में कानून बनाया गया अभी फरवरी मंथ में, और उसको फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो जो भी कुछ ऐसे अपडेट होते हैं वो हम इसमें ऑलरेडी बता देते हैं आपके क्विज ग्रुप में। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। तो कोई भी अपडेट होता है छोटा मोटा, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको इन्फॉर्म करती है आपके ग्रुप में ऑफिशियली। अलग अलग पेड ग्रुप में कई बार नहीं मैसेज आता है, तो आप क्विज ग्रुप में जरूर बने रहिएगा। क्विज ग्रुप का कोई भी वीडियो ऑडियो मैसेज जो है इग्नोर मत करिएगा, ज़रूरी बातें उसमें बताई जाती हैं।